नमस्कार साथियों, मेरा नाम संजय झा है और मैं YouTube चैनल संजय झा स्पीक्स की ओर से आप सभी का अभिवादन करता हूं। साथियों, ये वीडियो मैंने क्यों बनाया है, इस पे जाने से पहले मैं उन दो घटनाओं का जिक्र करना चाहता हूं जिसे समझना हम सभी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये भारत आने वाले समय में भारत की कूटनीति की दिशा तय करेगी। ये दोनों घटनाएं, पहली घटना लगभग 1.5-2 महीना पहले की है, जब 2+2 डायलॉग के लिए भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब अमेरिका गए थे। और जब वहां पर उनको अमेरिकी मीडिया ने ये घेरने का प्रयास किया था कि अमेरिका, ये कहा था वहां की मीडिया ने एस जयशंकर साहब से कि अमेरिका आपका हर तरह से साथ देता है। आपका से मतलब भारत का हर तरह से साथ देता है, आपका व्यापारिक साझेदार भी है, आपको सैन्य सहयोग भी करता है। उसके बावजूद जब यूक्रेन पे रूस ने चढ़ाई की और अमेरिका ने चाहा कि रूस को आक्रामक घोषित किया जाए, और उसके लिए जब यूएनओ में और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जब मतदान की बारी आई, तो भारत ने एब्सटेन किया। यानी भारत से ये कहा गया कि अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज और नाटो कंट्रीज जब भारत की मदद करने के लिए तैयार है, तो उसके बावजूद यूक्रेन के मामले में भारत ने रूस का साथ दिया, अमेरिका का साथ नहीं दिया। ऐसा क्यों? और खास करके भारत की घेराबंदी इस बात को लेकर भी हुई थी कि भारत ने अचानक रूस से अपने तेल के निर्यात को बढ़ा दिया। भारत ने रूस से पेट्रो प्रोडक्ट्स खरीदना मतलब अधिक मात्रा में खरीदने लगा, और ये मैसेज गया दुनिया में कि भारत से कमाए पैसे से ही रूस यूक्रेन को दबा रहा है, यूक्रेन में लोगों की लाशें बिछा रहा है। अब इसके बाद एस जयशंकर साहब ने क्या जवाब दिया, ये आप सभी जानते हैं। उन्होंने किस तरह से यूरोपियन देशों की और अमेरिका की बोलती बंद की, यह कहकर कि जितना मैं तेल रूस से 1 महीने में खरीदता हूं, उतना आप 1 दोपहरी में खरीदते हैं। दोस्तों, ये भारत की कूटनीति की बढ़त थी, और कूटनीति के मामले में भारत की स्वतंत्र नीति की एक झलक थी। और अब हम आगे चलते हैं। अभी हम मौजूदा घटना का जिक्र करते हैं, जो रूस और चीन मिलकर के वोस्तोक 2022 में जो कर रहा है। ये घटना को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि अभी चीन और रूस जो है वहाँ वोस्तोक में, यानी वोस्तोक से मेरा मतलब है कि जापान सागर में स्थित एक द्वीप पे रूस एक मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है। और इस मिलिट्री एक्सरसाइज में ये 1 सितंबर से शुरू हुआ है, 7 सितंबर तक चलेगा। जिस मिलिट्री एक्सरसाइज में रूस और चीन के साथ साथ कई सारे देशों ने भाग लिया है। इसमें सीरिया भी है, ताजिकिस्तान भी है, अजरबैजान भी है, बेलारूस भी है, कजाकिस्तान भी है, किर्गिस्तान भी है, लाओस भी है, और कई सारे देश हैं। और इसमें 50,000 से अधिक सैनिकों ने इस सम्मेलन में हिस्सा लिया है दोस्तों। और उस एक्सरसाइज में हिस्सा लिया है, और भारत भी इसमें इन्वाइटेड है। लेकिन भारत ने इस एक्सरसाइज के एक ही पार्ट को कैरी ऑन किया है, और वो है मिलिट्री एक्सरसाइज। अब जो वहाँ नौसैनिक एक्सरसाइज कर रहे हैं सभी देशों के, रूस के साथ और चीन के साथ मिलकर के, भारत ने उससे अपने को अलग कर लिया। अब सवाल ये है कि रूस के मिलिट्री एक्सरसाइज ने नौसैनिक एक्सरसाइज से, नेवी एक्सरसाइज से भारत ने खुद को अलग क्यों किया? तो इसका जवाब ये है कि जो एक्सरसाइज हो रहा है वो जापान से सटे हुए समुद्र में हो रहा है, जापान सागर में हो रहा है। और जापान लगातार इस एक्सरसाइज का विरोध कर रहा है, और जापान ये कह रहा है कि ये एक्सरसाइज जापान की प्रभुसत्ता का उल्लंघन है। और दोस्तों, चीन और रूस दोस्त हैं, और दोनों की जापान से झगड़ा है, जापान से दुश्मनी है, ऐतिहासिक दुश्मनी है। इस पर फिर कभी वीडियो बनाऊंगा। रूस और चीन
जापान को लेकर एक ही ग्रंथि के शिकार क्यों है, ये बाद में। पहले हम ये बता दें कि जब जापान ने इस एक्सरसाइज का विरोध किया तो भारत और जापान की दोस्ती लगातार बढ़ रही है। भारत में जापान का इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रहा है और भारत और जापान के बीच कई सारे मुद्दों पे एक मत है। तो जब जापान ने इस एक्सरसाइज का विरोध किया तो भारत ने रूस को झटका देते हुए अपने आप को वोस्तोक 2022 के नाम से जो अभी एक्सरसाइज रूस कर रहा है उससे खुद को अलग कर लिया। और ये दोस्तों इस बात की परवाह किए बगैर कि भारत का ये स्टैंड जो है रूस को नाराज कर देगा, भारत ने इसकी जरा सा भी परवाह नहीं की। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों दोस्तों। अब देखिए, यहीं पे भारत की एक स्वतंत्र कूटनीति और स्वतंत्र विदेश नीति सामने आती है। अब जब हमें अमेरिका का विरोध करना था, रूस का साथ देना था, तब हमने वो किया, और आज हमें रूस का विरोध करना था, हमें जापान का साथ देना था, आज हमने वो किया। अब इन्हीं चीज़ों को लेकर के दोस्तों, अभी चीन के ग्लोबल टाइम्स को चीन की सरकार का प्रवक्ता माना जाता है। उसने 5 सितंबर को एक लेख लिखा है जिसमें उसने ये दिखाने का प्रयास किया है क्वाड के जरिए। क्वाड एक नया संगठन है जिसमें भारत है, जिसमें जापान है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है और जिसमें अमेरिका है। तो उस क्वाड में को उसने टारगेट करते हुए लिखा है ग्लोबल टाइम्स ने कि अमेरिका चीन विरोधी धुरी का नेतृत्व करता है और जापान और ऑस्ट्रेलिया ने अपने आप को उस चीन विरोधी जो रथ है जिसको अमेरिका हाँक रहा है, संचालित कर रहा है, उस रथ से अपने आप को बांध रखा है। जबकि उसने भारत के पक्ष में लिखा है कि जबकि भारत का जो अमेरिका के साथ सहयोग है वो रणनीतिक स्वतंत्रता के पर आधारित है और उस सहयोग में भारत ये देखता है, जब अमेरिका के साथ भारत कोई डील करता है तो ये नहीं देखता है कि अमेरिका मेरा बॉस है और हम इसका कहना हमको मानना है, बल्कि भारत ये देखता है कि अमेरिका के किसी स्टेप को भारत को समर्थन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसमें भारत का कितना इंटरेस्ट है। यानी अमेरिका के साथ भारत के जो संबंध हैं वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और म्यूचुअल इंटरेस्ट पर निर्भर है। जबकि इन दोनों देशों ने, जापान ने और ऑस्ट्रेलिया ने, अपने आप को अमेरिका से बांध लिया है। तो दोस्तों इसको जिसको ग्लोबल टाइम्स को, जिसको चीन का प्रवक्ता कहा जाता है, उसने भारत को डिप्लोमेटिक फ्रीडम कहा है। तो ये है डिप्लोमेटिक फ्रीडम। हमने एक तरफ रूस को बताया कि हमें जो अच्छा लगेगा वो करेंगे, और एक तरफ हमने अमेरिका को पहले ही बता दिया कि हमें क्या करना है और नहीं करना है ये हम तय करेंगे। अभी एस जयशंकर साहब ने कहा भी था इंग्लैंड में कि अब वो समय चला गया जब दुनिया क्या सोचती है वो सोचने का वक्त नहीं रहा, अब ये सोचने का वक्त रहा है कि मैं यानी भारत क्या सोचता है। उन्होंने कहा था कि आपको ना ये बताने की जरूरत नहीं है, अब आपको ये समझना होगा कि मैं कौन हूं यानी भारत कौन है। दोस्तों ये डिप्लोमेटिक फ्रीडम की बात हमने इसलिए की है कि जब देश आज़ाद हुआ था और उस समय दुनिया दो ध्रुवीय गुटों में बटा हुआ था, एक से युद्ध चल रहा था, एक तरफ अमेरिका था, दूसरी तरफ रूस था। तो उस समय हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत की थी। गुटनिरपेक्ष आंदोलन में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे और फिलीपींस के भी थे राष्ट्रपति, और इंडिया, इन तीनों ने मिलकर गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत की थी। और इंडोनेशिया और इंडिया ने मिलकर के, डॉक्टर सकर्नो थे और हमारे प्रधानमंत्री नेहरू थे, एक और थे, 3 लोगों ने शुरू की थी, मार्शल टीटू शायद उनका नाम था। तो इन लोगों ने जब ये शुरुआत की थी तो उसके बाद ये तय किया गया था कि जो 2 ध्रुवीय देश हैं, जो 2 ध्रुवीय दुनिया है, यानी ना हम रूस का पक्ष लेंगे ना हम अमेरिका का पक्ष लेंगे, हम अपनी विदेश नीति को स्वतंत्र बनाएंगे, यानी
अपनी अलग राह चुनेंगे बिना किसी गुट में शामिल हुए। लेकिन दोस्तों, ये प्रैक्टिकल बात रही, थ्योरेटिकली ऐसा संभव नहीं हुआ। हमें कभी रूस की ज़रूरत पड़ी, हमें कभी अमेरिका की ज़रूरत पड़ी। जब पाकिस्तान से हम उलझे तो हमें रूस ने मदद किया, और जब हम चीन से उलझे तो अमेरिका ने हमारी मदद की। और इस तरह से प्रैक्टिकली जो कहें तो वो संभव नहीं हुआ। अब पहली बार ऐसा लग रहा है कि 75 सालों के प्रयास का अब असर दिखने लगा है, और भारत की एक स्वतंत्र विदेश नीति बन रही है। और ये दोनों घटनाएं जो है इसी को साबित कर रही है। और चीनी ग्लोबल टाइम्स ने जो लिखा है वो बिल्कुल सही लिखा है कि भारत अब स्वतंत्र विदेश नीति पर चल पड़ा है। अब इससे अगर अमेरिका नाराज होता है तो हो, और इससे अगर रूस नाराज होता है तो हो, क्योंकि नाउ वी हैव द कैपेबिलिटी टू काउंटर ऑल दीज कंट्रीज। दोस्तों, आज के एपिसोड में, आज के वीडियो में इतना ही। मैंने इसलिए वीडियो बनाया था भारत की स्वतंत्र विदेश नीति के बारे में, आपको दो घटनाओं के माध्यम से समझाने के लिए। अब हमें इजाज़त दीजिए, मैं अपने वीडियो को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। फिर बहुत जल्द नए विषय वस्तु के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आपका आभार, धन्यवाद। आपका आज का दिन शुभ हो। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।